नमस्कार, राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की खास खबर के साथ। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा हत्याकांड को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने मंगलवार को रिंकू शर्मा के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी नेता ने 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। रिंकू शर्मा के परिवार से मुलाकात के बाद कपिल मिश्रा ने बताया कि आर्थिक सहायता के लिए रुपए कैश नहीं बल्कि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। परिवार के एक सदस्य के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए किश्तों में ट्रांसफर किए जाएंगे। बीजेपी नेता के मुताबिक ये रुपए जुटाने के लिए 9,000 से ज्यादा लोगों ने देश और विदेश से आर्थिक सहायता भेजी है। कपिल मिश्रा ने कहा कि 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए बैंक मैनेजर से बात की गई है। प्रक्रिया के तहत रिंकू शर्मा के परिवार के अकाउंट में पहली किस्त 25 लाख रुपए ट्रांसफर की गई। इसके बाद आपको बता दें, लगातार 2 दिनों तक बैंक अकाउंट में 25-25 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाने हैं। 26 जनवरी तक 1 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में पूरी तरह से भेज दिए जाएंगे। 25 लाख की सहायता राशि मिलने के बाद परिवार ने बीजेपी नेता के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही आरोपियों की फांसी की सजा की मांग की। 1 करोड़ रुपए का पूरी भारत में जो उन्होंने एक वो लिंक चलाया था जिसमें से 9,000 लोगों ने वो पैसा डोनेट कर रखा है। उसमें 1 करोड़ रुपए का वादा किया था और उसमें से अभी 25 लाख रुपए अकाउंट में आ गए हैं और वो धीरे धीरे करके मतलब 26 तारीख तक का प्रोसेस है। 25 कर करके आ जाएंगे। किसके नाम से आ रही है? मम्मी के अकाउंट में। क्या कहना है आपको? मेरा तो बहुत यही कहना है कि कपिल मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे जिन 9,000 लोगों ने हमारी सहायता करी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम एक चीज़ और चाहते हैं, हमें जब इंसाफ सही मिलेगा जब इनको। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजीव लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे रिंकू शर्मा हत्याकांड को लेकर अपडेट क्या कुछ फिलहाल आपके पास है? हत्याकांड में मर्डर केस था, उसके अंदर 4 आरोपी गिरफ्तार थे। 5वां जो आरोपी था वो फरार था। मगर जिस तरीके से आर्थिक सहायता की जो बात की गई थी, बीजेपी के तमाम जो नेता थे वो वहां पहुंचे थे और लगातार उसके परिवार को सांत्वना देने की कोशिश की गई थी। मगर जब कपिल मिश्रा पहुंचे थे मंगलवार को, तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि वो क्या कहते हैं 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि उस परिवार को देंगे और वो कैश जो पैसे हैं वो डायरेक्ट कैश नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ उनकी माता जी जो है यानी रिंकू शर्मा की जो माता जी या उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। मगर जिस तरीके से कपिल मिश्रा ने एक जो मुहिम चलाई, पूरे देश विदेश से जो लोगों से सहायता मांगी थी और सहायता लोगों से मिली भी, और उसकी सहायता जो है वो 25 लाख रुपए के तौर पर वो जो उसकी माताजी हैं यानी कि रिंकू शर्मा की जो माताजी हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर भी हो चुके हैं। और यहाँ तक कि हमने जब उनके परिवार से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने, जो उनका भाई था यानी मनु शर्मा, उन्होंने स्पष्ट किया कि मम्मी के उनकी माताजी के अकाउंट में 25 लाख रुपए आ चुके हैं और कपिल मिश्रा का और जो बाकी लोगों का यानी कि जितने भी पूरे देश के लोगों ने इकट्ठा करके ये चंदा भेजा उन्होंने, यानी कि जो उनके परिवार के लिए सहायता भेजी है, उसके लिए वो आभार प्रकट करते हैं। और खास जो आरोपी है उसको भी गिरफ्तारी के लिए मांग करते हैं और फांसी की सजा के लिए अपील करते हैं। मगर जिस तरीके से भाजपा के जो नेता थे कपिल मिश्रा, उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि अब वो एक करोड़ रुपए की सहायता राशि पहुंचाएंगे इस परिवार तक, तो उसकी पहली किस्त यानी कि 25 लाख रुपए जो उनके अकाउंट में जा चुकी है। यहाँ तक कि बैंक अकाउंट जो मैनेजर है उनसे भी बात कर ली गई थी, यहाँ तक कि पूरी प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है। मगर अभी जो पहली किस्त आई है तो कहीं ना कहीं उस परिवार को काफी बड़ी सहायता मिली है और कहीं ना कहीं आगे भी इस तरीके की सहायता मिलेगी, क्योंकि ये प्रक्रिया 26 फरवरी तक करनी है, यानी 26 फरवरी तक पूरे 1 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में पहुंचाना है। मगर देखना होगा कि बाकी के जो 75 लाख रुपए होंगे वो किस तरीके से पहुंचाए जाते हैं। मगर जिस तरीके से 26 फरवरी के लिए भी कोई ज्यादा लंबा समय नहीं रह चुका है, मगर जिस तरीके से भाजपा नेता जो कपिल मिश्रा है उन्होंने स्पष्ट कहा था 26 फरवरी तक वो 1 करोड़ रुपया जो रिंकू शर्मा है उनके माता जी के तक उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो उसकी पहली किस्त जरूर आई है, परिवार के अंदर थोड़े से सहायता जरूर मिली है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है और यहाँ तक कि जो कमाने वाला था रिंकू शर्मा ही था, अब वो रिंकू शर्मा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बाकी के लोग हैं यानी कि जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या फिर बड़े नेता हैं वो आर्थिक सहायता दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिसकी पहली किस्त आई है तो उससे कहीं ना कहीं परिवार को काफी बड़ी सहायता मिली है। जी तरह से
कपिल मिश्रा ने यह बताया कि देश विदेश से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, तो क्या उसकी भी जानकारी कोई सार्वजनिक उनकी ओर से की जाएगी, ताकि सवाल फिर से ना खड़े होने लगे कि इतने पैसे इकट्ठा कैसे हुए। जिस प्रकार से राम मंदिर के चंदे को लेकर सवाल इकट्ठे होते हैं कि सरकार जो है स्पष्ट तरीके से रखती नहीं है कि कहां से कितने पैसे आए, तो क्या इस तरीके की कोई स्पष्टता? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें कपिल मिश्रा की, तो कपिल मिश्रा बिल्कुल इसकी सार्वजनिक जब बताएंगे बिल्कुल कि कहां से कितना पैसा आया, मगर अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मगर हाँ, उन्होंने यही कहा था कि हम इसे चंदे के तौर पर इकट्ठा करेंगे, पूरे देश विदेश से लोगों से अपील करेंगे कि वो रिंकू शर्मा के परिवार की मदद करें। और उसी के लिए कहीं ना कहीं कपिल मिश्रा ने जिस तरीके से 25 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो बैंक अकाउंट के अंदर दी है, और जाने की और बैंक मैनेजर के पास इसकी पूरी जानकारी है कि किस तरीके से ये अकाउंट में दिए गए हैं, कहां कहां से आए हैं, किस तरीके से आए हैं। मगर जिस तरीके से बात करें कपिल मिश्रा की, कपिल मिश्रा ने बिल्कुल कहा था, मगर देखना होगा कि जिसकी सारी जानकारी होगी वो किस तरीके से दी जाती है, या फिर क्या है पूरे 1 करोड़ रुपए की जो जानकारी होनी चाहिए वो किस तरीके से दी जाएगी, ये अभी बाद में पता लग पाएगा। क्योंकि कपिल मिश्रा ने जरूर कहा था कि ये चंदे के तौर पर उनके जो परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी, मगर ये पूरी देश से कटी गई है, चाहे इसके अंदर भाजपा के कार्यकर्ता हो या फिर विदेशों में रहने वाले लोग हो या फिर भारत के अंदर ही रहने वाले लोग हो, जिससे जितनी मदद की है उतनी मदद करेंगे और कर दी भी गई है। मगर जिस तरीके से 25 लाख रुपए आए हैं तो उससे सहायता बिल्कुल मिली है, और कहीं ना कहीं परिवार को थोड़ा सा आश्वासन नहीं मिला है कि उनके पास कुछ गुजारा करने लायक जो कुछ पैसे जरूर है। मगर जिस तरीके से कहा गया है कि मनु शर्मा के द्वारा के आरोपी जो है उनको भी गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए, तो देखना होगा पुलिस अब किस तरीके की कार्रवाई करती है। क्योंकि फांसी की सजा के लिए आरोपी को गिरफ्तार करना जरूरी है, और उसकी जो प्रक्रिया होगी वो कोर्ट में पेश करनी जरूरी होगी, और फिर कोर्ट ही डिसाइड करेगा उसको फांसी देनी है या उनको उम्र कर देनी है। मगर जिस तरीके से घटना घटी है तो उससे कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर भी कहीं ना कहीं रोष है, कुछ गुस्सा भी है। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता के ऊपर इस तरीके की घटना होती है तो उससे शर्मसार जरूरी है। मगर हाँ, भाजपा पूरी तरीके से तैयार है और कहीं ना कहीं मदद करती हुई भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, सवाल यहाँ पर यह भी है राजीव, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है कि 1 करोड़ की बात यहाँ पर की, तो 1 करोड़ क्या डोनेशन आ चुका है जो कि परिवार को 4 किश्तों में दिया जाएगा, या फिर धीरे धीरे पैसा आ रहा है जनता की ओर से और वो दिया जा रहा है? तो 1 करोड़ की जो राशि तय की गई है साफ तौर पर, उसको लेकर स्पष्ट यहाँ पर करना होगा। साथ ही दूसरी किश्त की अगर बात करें तो वो कब तक दी जाएगी, क्या उसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें 1 करोड़ रुपए की, तो क्योंकि कपिल मिश्रा ने जरूर कहा था कि वो 1 करोड़ की सहायता जरूर देंगे। तो जिस तरीके से अब पहली किस्त आई है तो यानी 25 लाख रुपए की, तो शायद 25 लाख रुपए की 4 किस्तें बनेंगी, यानी कि 3 किस्तें और आएंगी। मगर जिस तरीके से कहा गया है कि 26 फरवरी तक ये पैसे आएंगे, मगर ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि दूसरी जो किस्त है वो 25 लाख रुपए की ही आएगी या 50 लाख रुपए की होगी या 75 लाख रुपए की होगी या फिर उससे कम की होगी, मगर ये स्पष्ट नहीं है। मगर जिस तरीके से कहा गया है कि किस्तों के अंदर आएंगे, यानी कि कितनी किस्तें होंगी ये कपिल मिश्रा ही तय कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे वो वैसे वैसे जमा करवाते जाएंगे। मगर अभी तक दूसरी किस्त के लिए भी समय है, क्योंकि जिस तरीके से 75 लाख रुपए अभी और पहुंचाने हैं, तो देखना होगा क्या 16 फरवरी तक 26 फरवरी तक जो डेट है वो किस तरीके से करी जाएगी और उसके अंदर कितने पैसे अभी जमा होंगे, या फिर उसकी जो सारी जानकारी होगी वो जनता तक मुहैया कराई जाएगी, या कहां से किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है वो भी जानकारी दी जाएगी। मगर अभी तक की प्रक्रिया यही है कि कपिल मिश्रा के द्वारा जो 25 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है परिवार को, उससे काफी बड़ी कह सकते सहायता जरूर मिली है। मगर उनकी उम्मीद जो है वो अभी तक यही है कि पहले उनको इंसाफ मिले, कपिल मिश्रा जो रिंकू शर्मा के मर्डर केस के जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा हो। मगर देखना होगा ये पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करता है और कोर्ट किस क्या फांसी की सजा देता है या फिर उम्र कैद की सजा देता है, ये कोर्ट के हाथ में है। मगर अभी तक की जो कार्रवाई है यही है कि आर्थिक सहायता पूरी तरीके से पहुंचानी है। जी बिल्कुल, आर्थिक सहायता जो दी गई है परिवार को, कहीं ना कहीं पूरे परिवार के लिए तो वो एक अच्छी चीज़ है ही कि कहीं ना कहीं उनको, लेकिन इंसाफ की उम्मीद अभी भी बरकरार है। अगर बात करें फिलहाल पुलिस की कार्रवाई की, तो पुलिस की ओर से क्या कहा जा रहा है, जो आखिरी आरोपियों से कब तक गिरफ्तार किया जाएगा, और क्या कुछ पुलिस की ओर से किया जा रहा है उसे गिरफ्तार करने के लिए? क्या कुछ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ टीमें गठित की गई हैं? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके की बात करें, पहले ये केस जो दिल्ली पुलिस के हाथ में था, मगर उसके बाद में ये क्राइम ब्रांच के हाथ में चला गया। अब क्राइम ब्रांच इसकी लगातार जांच कर रही है और क्राइम ब्रांच ही
सबूत इकट्ठे करके ये कोर्ट के अंदर पेश करेगी। मगर जो कहा जा रहा है कि जो और आरोपी है वो अभी तक पुलिस की पकड़ से फरार है, मगर क्राइम ब्रांच जो है वो लगातार कोशिश करता नजर आ रहा है। यहाँ तक कि जो 4 आरोपी है उनसे भी पूछताछ कर रही है, उनके परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। जो रेस्टोरेंट में जहाँ पर बर्थडे पार्टी थी वहां पर उनसे वहां से भी पूछताछ की जा रही है। वहां के भी जितने सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी भी फुटेज क्राइम ब्रांच के पास है। और यहाँ तक कि जहाँ पर मर्डर किया गया उसकी वहां पर भी जो क्लिपें हैं यानी कि सीसीटीवी की वो भी क्राइम ब्रांच के पास है। मगर पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है यानी क्राइम ब्रांच किस तरीके की रिपोर्ट पेश करता है ये देखना होगा। मगर जो इंसाफ की एक उम्मीद बाकी है वो उम्मीद पूरी होना जरूरी है, और साथ में आर्थिक सहायता भी जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से मनु शर्मा कहते हैं, जो रिंकू शर्मा था उसका परिवार की जो आर्थिक स्थिति खराब थी, क्योंकि कमाने वाला एक लोलो था वही था, और कहीं ना कहीं सहायता जरूर मिलनी चाहिए। मगर जिस तरीके से 25 लाख रुपए की सहायता दी गई है तो देखना होगा कि बाकी के जो 75 लाख रुपए वो किस तरीके से दी जाएंगे, या फिर इंसाफ जो जिसकी परिवार जो उम्मीद कर रहा है वो किस तरीके से उनको मिलता है। जी राजीव, क्या स्थिति कुछ स्पष्ट हो पाई है? क्योंकि जब ये मामला आया था उस दौरान तमाम बातें सामने आ रही थी कि राम मंदिर से जुड़े हुए थे, बजरंग दल से जुड़े हुए थे, जिसके चलते हत्या की गई है, या तमाम ऐसी बातें सामने आई। तो उसको लेकर क्या पुलिस अभी किसी नतीजे पर पहुंची है? शुरुआती जांच में कोई स्थिति साफ हुई हो? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस ने शुरुआती तौर पर तो जरूर सीसीटीवी या फिर कहे कुछ क्लिपें जरूर आई थी उनके पास, जिसमें कुछ झगड़े वगैरह की जरूर कुछ दिखा था, मगर पूरा स्पष्ट नहीं था उसके अंदर भी। यहाँ तक कि जो रेस्टोरेंट था जिसमें बर्थडे पार्टी थी वहां पर भी यही बताया गया कि कुछ कहा सुनी हुई थी, किस बात पर कहा सुनी हुई थी ये स्पष्ट नहीं था। मगर जिस तरीके से परिवार ने कहा कि वो बजरंग दल का था या फिर बीजेपी का था, और वो नारेबाजी लगाता था और राम मंदिर को लेकर चंदा इकट्ठा कर रहा था, ये सर जांच का विषय है। मगर दिल्ली पुलिस के हाथ में केस नहीं है, ये क्राइम ब्रांच के हाथ में है। क्राइम ब्रांच ही इसके अंदर तय करेगा कि सही क्या है क्या गलत क्या है, और उसकी जो रिपोर्ट बनेगी वो कोर्ट के अंदर पेश की जाएगी। मगर अभी जो बाकी आरोपी हैं वो फरार हैं, और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम उसको जरूर तलाशती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से बात करें पूरी प्रक्रिया की, वो पुलिस प्रक्रिया के अंदर हाथ में होगा। मगर पुलिस अभी किस तरीके की किस नतीजे पर पहुंची है, या फिर सारे जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, मगर देखना है कि पुलिस जो रिपोर्ट पेश करेगी वो कोर्ट के अंदर किस तरीके की होगी, या उसके अंदर कितने आरोपी लिखे जाएंगे, या फिर कितने आरोपी बनाए जाएंगे, या फिर कितने आरोपी उसके अंदर उस घटना के अंदर इन्वॉल्व थे। ये सारी चीज अभी जांच का विषय है। मगर क्राइम ब्रांच टीम जो है रिपोर्ट बनाकर जैसे ही पेश करेगी कोर्ट के अंदर, फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि उम्र कैद देनी है या फांसी की सजा देनी है। क्योंकि इसके अंदर जो भी आरोपी है वो सारे गुनाहगार हैं, और देखना होगा किन किन व्यक्तियों के नाम है, चाहे उसके वो फ्रेंड सर्कल के हों यानी दोस्त हो या फिर और लोग हों। मगर जिस तरीके से कहा गया कि ये नारे लगाता था या फिर चंदा इकट्ठा कर रहा था राम मंदिर के लिए, तो कहीं ना कहीं इससे जोड़ के भी देखा जा रहा है। मगर पुलिस हर पहलू को गौर करके देख रही है, और ताकि इसके अंदर कोई भी सिरा जो है वो रह नहीं जाए और कोई भी आरोपी इससे बच ना सके। जी तो क्राइम ब्रांच की टीम कब तक रिपोर्ट बनाकर पेश कर सकती है? क्या इसको लेकर कोई अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से क्राइम ब्रांच की टीम की बात करें तो क्राइम ब्रांच की टीम जो है कब तक रिपोर्ट बनाएगी ये स्पष्ट नहीं है। मगर हाँ ये जरूर है कि क्राइम ब्रांच की टीम लगातार लगी हुई है, लगातार मंगोलपुरी के इलाके में जहां पर मर्डर हुआ था वहां तक दोबारा आती है और चेक करती है, भाई आसपास के मुआयने करते हैं, यहाँ तक कि आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाती है। मगर ये सारी प्रक्रिया अभी की जा रही है। मगर देखना होगा कि क्राइम ब्रांच के हाथ में कितने बड़े सबूत लग पाते हैं, या फिर जो आरोपी फरार है वो उनको किस तरीके से अरेस्ट किया जाता है। मगर उनके लिए भी अरेस्टिंग के लिए छापेमारी की जा रही है, जहां भी उनको संकेत मिलता है या फिर जो पुलिस मुखबिर जो उनको बताते हैं कि यहां पर होने की आशंका है तो वो वहां तक जाते हैं। मगर जिस तरीके से सारी प्रक्रिया अपनाई जा रही है यह अभी जांच का विषय है। स्पष्ट तौर पर अभी क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से कुछ ऐसा नहीं कहा गया है कि कितने आरोपी अभी गिरफ्तार हो चुके हैं या फिर कितनी बड़ी कार्रवाई उनके हाथ में लग चुकी है, कितने बड़े सबूत उनके हाथ में लग चुके हैं। ये अभी जांच का विषय है, और जांच के विषय के अंदर ही पता लग पाएगा कि क्या क्राइम ब्रांच के हाथ में सबूत लगे और किस तरीके से आरोपी कोर्ट में पेश किए जाएंगे। जी राजीव, जहां पर ये घटना घटी वहां के जमीनी स्तर की अगर बात की जाए तो वहां पर माहौल कैसा है? अगर आपने बात की आम जनता से, आम लोगों से, इस तरीके की घटनाएं पहले भी होती रही हैं या ये पहला मामला सामने आया, कैसा माहौल वहां का है? देखिए बिल्कुल जिस तरह की बात करें रिंकू शर्मा के परिवार की या फिर उसके आसपास के इलाके की, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, क्योंकि लोगों के अंदर डर जरूर है। क्योंकि अगर उनके
लोगों से भी बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने भी कहा कि अगर हम हमारे बच्चे या फिर हमारे कोई परिजन या अगर नारेबाजी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं शायद इसी तरीके की घटना दोबारा हो सकती है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है। मगर वो डर दूर करना पड़ेगा दिल्ली पुलिस को, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी चाहिए, क्योंकि रिंकू शर्मा के बाद में ही मंगोलपुरी के इलाके के अंदर एक्स ब्लॉक के अंदर ही एक 18 साल के कैसे विवेक नाम के लड़के की जो कैसे मर्डर हुआ था, वो भी एक फ्रेंड सर्कल के द्वारा ही हुआ था, यहाँ तक उसके नाले में फेंक दिया गया था। तो इस तरीके की घटना नहीं हो और पुलिस को बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि पुलिस का जो नाम का जो खौफ है वो बदमाशों के अंदर होना चाहिए, मगर अभी वो खौफ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आए तीसरे दिन इस तरह की घटना होना तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर खड़ी करता है और पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान भी खड़ा करता है कि पुलिस की जो व्यवस्था है वो किस तरीके की, क्योंकि शायद इस तरीके की लूज परिस्थिति अगर पुलिस की तरफ से ना होती तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो आरोपी है वो उनको जल्दी से गिरफ्तार कर लेती, और या फिर इस तरीके का डर जो आरोपी के अंदर होना चाहिए था वो नजर आता। मगर जिस तरीके की 2 घटनाएं हुई हैं उसके अंदर साफ जाहिर है पुलिस का डर नहीं है बदमाशों को दिल में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, ज्यादा जानकारी देने के लिए। इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के फिल्मों की शूटिंग राज्य में नहीं होने देने की चेतावनी दे दी है। पटोले ने इन दोनों एक्टरों पर महंगाई के दौर में खामोशी अख्तियार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये दोनों एक्टर केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार के समय तो बहुत ट्वीट करते थे, लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार में महंगाई इतनी बढ़ गई है और पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, तो इन दोनों ने चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस नेता पटोले की इस धमकी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राम कदम ने सख्त शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कदम ने कहा कि देश के प्रतिभावान और सम्मानित कलाकार अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार का कांग्रेस के नेता दिन दहाड़े उनको धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी फिल्म की शूटिंग नहीं होने देंगे, उनकी फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने देंगे। क्या देश हित में ट्वीट करना अपराध हो सकता है? बता दें कि गोरेगांव फिल्म सिटी में मुंबई पुलिस के अलावा सेंट्रल एजेंसी की कई टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। वहीं फिल्म सिटी के गेट पर भी सभी आने जाने वालों की सघन जांच के साथ ही गाड़ियों को रोककर पूछताछ भी की जा रही है। फिल्म सिटी के अंदर भी पुलिस की सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। तो कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की ओर से चेतावनी, वो भी बॉलीवुड के जाने माने स्टार जिन्हें बच्चा बच्चा जानता होगा, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन, उनकी फिल्म की शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। और ये पूरा मामला महंगाई को लेकर कि बीजेपी सरकार में महंगाई इतनी बढ़ गई है, आप लोग ट्वीट नहीं कर रहे हैं, आपको इतनी जनता फॉलो करती है, लेकिन कांग्रेस के राज में जब महंगाई बढ़ती थी तो आप लोग धड़ाधड़ ट्वीट करते थे। इस बात को लेकर गुस्सा जताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ तौर पर खुली चेतावनी, राज्य में शूटिंग नहीं होने देंगे। महंगाई के दौर में खामोशी अख्तियार करने का आरोप लगाते हुए पटोले ने इनको चेतावनी दी कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय तो बहुत ट्वीट करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार के समय जो इतनी महंगाई बढ़ गई है उस पर ट्वीट करना भी फर्ज बनता है। ये कहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्मों की शूटिंग राज्य में नहीं होने की चेतावनी दी है, जिसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से साफ कहा गया है कि इस तरीके से प्रतिभावान और सम्मानित कलाकारों को दिन दहाड़े धमकी देना और ये कहना कि फिल्म की शूटिंग नहीं होने देंगे, कहां तक उचित है। फिलहाल आपको बता दें कि सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, लगातार हर वाहन की चेकिंग की जा रही है, उसके बावजूद ही एंट्री दी जा रही है ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो जिसके चलते पुलिस प्रशासन सख्त। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सत्य प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को खुलेआम धमकी दी गई है, सियासत तो तेज हो गई है, फिलहाल क्या कुछ और कहा गया है और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं फिलहाल नेताओं की ओर से आ रही हैं? देखिए, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने जिस तरह से बॉलीवुड के स्टार अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को चेतावनी देते हुए ये चेताया है कि उनकी फिल्मों को मुंबई महाराष्ट्र में शूटिंग होने नहीं दिया जाएगा, उनकी फिल्मों को चलने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद से लगातार मुंबई महाराष्ट्र की सियासी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में तमाम विपक्ष जो है आक्रामक हो गया है, चाहे
वो राम कदम की बात करें या अतुल भातखळकर की बात करें या फिर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की बात करें, सभी लोगों ने अपना ट्वीट करते हुए यह कहा है कि नाना पटोले ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की राजनीति कर रही है। ऐसे में राम कदम ने भी कहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है, लगातार आक्रामक हो रही है और इस तरह से चीजें करना बेहद गलत होगा। वहीं पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस इस तरह से करती है वो गलत है, क्योंकि महानायक और नायक का काम सिर्फ देश के प्रति है, न किसी पार्टी न किसी विशेष से। तो ऐसे में इस तरह का आरोप लगाना बेहद गलत है। तो जिस तरीके का आरोप लगाया गया है उसके मायने क्या समझे जाएं? राज्य में सरकार आपकी और आप खुले तौर पर साफ कह रहे हैं कि आप शूटिंग नहीं करने देंगे। इसका मतलब राज्य में सिर्फ आप ही का सिक्का चलेगा, जो आपके अनुसार चलेगा वो सब कर सकता है, लेकिन अगर आपने मना कर दिया तो इसका मतलब शूटिंग भी नहीं होगी, वो भी दिग्गज बॉलीवुड स्टार्स की। देखिए, ये पूरा मामला तब उठा जब किसान आंदोलन को लेकर तमाम ट्वीट आए। अगर बात करें रिहाना की, तो विदेश से रिहाना ने जो किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया था, उसके जवाब में मोदी पक्ष को बचाते यानी केंद्र सरकार के बचाव में तमाम बॉलीवुड सितारे, चाहे सचिन तेंदुलकर की बात करें या लता मंगेशकर की बात करें, अक्षय कुमार की बात करें, या तमाम सितारों की बात, सब लोगों ने ट्वीट किया था। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जब महंगाई का दौर है, तमाम चीजें जो है महंगी हो रही है, उसके बाद ही ये सितारे जो है ट्वीट नहीं कर रहे हैं। न सिर्फ महंगाई को लेकर, बल्कि जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार 80-85 दिन हो गया, उसके बाद भी इस तरह से कोई ट्वीट नहीं किया गया, तो जाहिर तौर पर यह नाराजगी कहीं न कहीं लाजिम है। लेकिन यह भी बताया गया, नाना पटोले ने आरोप लगाया कि जिस तरह से मनमोहन सरकार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब बढ़ती थी, उस दौरान जो है यही सितारे ट्वीट कर देश को ये बताते थे कि महंगाई बढ़ गई है, ऐसे में सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए। लेकिन जब केंद्र सरकार में इस तरह की लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो यही सितारे अब न तो ट्वीट करते हैं न तो जनता को जवाब देते हैं। तो जाहिर तौर पर इस तरह से तमाम चीजें जो है कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार उठा रही है। सत्य प्रकाश, लेकिन ट्वीट करना बॉलीवुड स्टार्स के हाथ में, उन्हें किस मुद्दे पर ट्वीट करना है, किस मुद्दे पर ट्वीट नहीं करना है, ये तो वही डिसाइड करेंगे। ये हम तो नहीं कह सकते, या कांग्रेस नहीं कह सकती, बीजेपी नहीं कह सकती। एक और तो कांग्रेस आरोप लगा रही है, जब उन्होंने ट्वीट किया किसान आंदोलन के चलते, जब रेहाना का ट्वीट आया, उसके बाद बॉलीवुड सेलेब्स के ट्वीट आए, कांग्रेस ने कहा कि हम उसकी जांच करवाएंगे कि सेलेब्स ने वो ट्वीट किए ही नहीं है, बीजेपी की ओर से जबरदस्ती करवाए गए हैं, दबाव बनाया गया है। तो क्या एक बार फिर से वो यही बात दोहराना चाह रहे हैं कि दबाव के चलते ही सेलिब्रिटीज फिर से ट्वीट नहीं कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने आरोप लगाया था कि तमाम बॉलीवुड सितारों के साथ जिन खिलाड़ियों ने ट्वीट किया था, वो नरेंद्र मोदी के दबाव में ट्वीट किया था। अब ऐसे में इसी दबाव को कायम करते हुए कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि वही सितारे इन खिलाड़ियों के अलावा, इन किसानों के अलावा जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, उसको लेकर ट्वीट क्यों नहीं करते। ऐसे में वो भी देश में रहते हैं, उनका भी एक दायित्व बनता है। हालांकि नाना पटोले ये भी जानते हैं, लाखों करोड़ों लोग जो है अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को फॉलो करते हैं, तो ऐसे में उनका एक ट्वीट जो है कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में होगा। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार ये चाहती है, या कांग्रेस के उन नेताओं को ये उम्मीद है कि अगर ये ट्वीट करते तो जाहिर तौर पर जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार देश में विकराल रूप ले लिया है, वो कहीं न कहीं उनको समर्थन मिलेगा। तो सेलिब्रिटीज की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है इन आरोपों के बाद? क्योंकि आरोप जो है रेहाना के ट्वीट के बाद सेलिब्रिटीज के रिट्वीट आना, ये आरोप काफी पहले लगा दिए गए थे, और अब ये वाला आरोप, तो सेलिब्रिटीज की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है इस पर? देखिए, सेलिब्रिटी ने किसी तरह की अभी प्रतिक्रिया नहीं दिया है, लेकिन मुंबई पुलिस की बात करें या विपक्ष की बात करें, मुंबई पुलिस ने जहां फिल्मों में शूटिंग हो रही है, यानी कि कोरेगांव फिल्म सिटी में अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार का जो सेट था, वहां पे जो सुरक्षा बढ़ा दी गई, लोगों की सघन जांच की जा रही है, और ये देखा जा रहा है कि कौन लोग किस जरूरतों के हिसाब से अंदर जा रहे हैं। अब ऐसे में तमाम लोग जो है एहतियातन, वहीं ये भी बताया जा रहा है कि आज देर शाम तक मुंबई पुलिस जो है अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा देगी। तो तमाम चीजें जो है सरकार द्वारा एहतियातन किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो लगता नहीं कि अब जल्दी थमने वाला है। बिल्कुल, पुलिस की ओर से हालांकि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि सुरक्षा व्यवस्था क्यों बढ़ाई गई है? जो चेतावनी दी गई है, इसका मतलब उसको गंभीरता से लिया जा रहा है। एक और तो विपक्ष कह रहा है कि नहीं, राजनीति करने के लिए मात्र कह दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं डर है कि कुछ अप्रिय घटना हो सकती है।
देखिए, डर नेताओं से नहीं है, बल्कि डर कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं से है जिनके नेता ने इस तरह की बयानबाजी किया, इस तरह की चेतावनी दी है। तो जाहिर तौर पर मुंबई महाराष्ट्र में इस तरह की कोई चीजें सामने आती है तो मुंबई पुलिस पहले ही अलर्ट हो जाती है। यही वजह है कि मुंबई के फिल्मी सिटी गोरेगांव में इस तरह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों की सघन जांच की जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी ज्यादा जानकारी देने के लिए। इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में किसानों के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी की पदयात्रा को जबरदस्त समर्थन मिला। पदयात्रा में अंदरूनी इलाके से ग्रामीण निकल कर आए। दूसरे दिन की पदयात्रा दंतेवाड़ा विधायक देवती महेंद्र कर्मा, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह गौतम, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छविंद्र कर्मा के नेतृत्व में केशापुर से प्रारंभ हुई, जो जंगल पहाड़ियों के बीच बसे गांव की कच्ची सड़क से होते हुए भोगाम तक पहुंची। इस दौरान गांव से ग्रामीण भी पदयात्रा में शामिल होते रहे। पदयात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण किसान केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित कृषि एवं मजदूर विरोधी तीनों काले कानून वापस लेने, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग करते रहे। भोगाम में कुछ देर आराम करने के बाद पदयात्रियों का काफिला जिला मुख्यालय के लिए कूच किया। पदयात्रा कातियारास के बाजार चौक से जेलबाड़ी रोड होते हुए मुख्य मार्ग पहुंची और बस स्टैंड होते हुए कांग्रेस भवन पहुंचा, जहां पदयात्रा का समापन हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पदयात्रा का आयोजन पूरे जिले में 4 दिवसीय किया जा रहा है, जिसमें कल गीदम विकासखंड के कुंडीनार से प्रारंभ होकर फरसपाल तक 10 किलोमीटर की पदयात्रा की। आज दूसरा दिन पदयात्रा का था, तो हम लोग केशवपुर से प्रारंभ करके कंवलनार भोगाम होते हुए दंतेवाड़ा शहर तक पदयात्रा किए, जिसमें हम लोगों ने किसानों के समर्थन में और महंगाई जो पेट्रोल और डीजल की बेतहाशा बढ़ रही, जो करीब 100 रुपये लीटर पेट्रोल लगभग पहुंच चुका है, डीजल लगभग 90 रुपया पहुंच रहा है, जिससे जनता त्रस्त है। सबको लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के हित की लड़ाई के लिए हम सभी पदयात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस परिवार के लोग। इसमें हमारे क्षेत्र के विधायक, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी, सभी नगर पालिका के अध्यक्ष, हमारे पार्षद, जिला पंचायत के सदस्य, सभी लोग साथ में शामिल होकर के जनता की आवाज़ बनकर कांग्रेस पार्टी पदयात्रा कर रही है। और फिलहाल राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें ANB न्यूज। नमस्कार।